गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरनोट जी से मुलाकात कर सकें इस वीडियो के बहाने। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं गुडबिन मसीह। दोस्तों, आज हम हैं शिमला में और आपको मालूम है कि शिमला के अंदर इस समय भयंकर स्नोफॉल हो रहा है और हम इस स्नोफॉल के अंदर से निकलकर माल रोड से चलते हुए हिमाचल के जाने माने मशहूर उपन्यासकार, कथाकार और सोशल वर्कर, वास्तव में सोशल वर्कर हम कहेंगे, श्री हरनोट जी के घर में मौजूद हैं। और जब हम यहाँ आए और हमने किताबों का जो नज़ारा देखा तो उन किताबों ने हमारा मन मोह लिया। और जितनी सुंदर किताबें हैं ये, उतने ही सुंदर ढंग से इन किताबों को व्यवस्थित किया गया है, इनको अच्छी तरह से रखा गया है और ये किताबें हमसे एकदम आते ही बातें करने लगी। तो साथियों, मैं आज आपको मिलवा रहा हूं हरनोट जी से। हरनोट जी की दिनचर्या क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। उनके कथा और उनके उपन्यास पे बात करेंगे। तो आइए मैं मिलवाता हूं आपको हरनोट जी से। आप हिमाचल के जाने माने कथाकार हैं और उपन्यासकार हैं और आपने देश में अपनी लेखनी से एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। तो मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने अच्छे मौसम में, और एक कठिन मौसम भी है शिमला का, कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए चलना बर्फ़ में दूभर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप माल रोड से मेरे घर आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। मेरा परिचय कोई बहुत बड़ा नहीं है जैसा इन्होंने दिया, कोई जाना माना मैं नहीं हूँ। मैं एक हिंदी का पाठक हूँ, किसान हूँ और एक आम लोगों के बीच रहने वाला एक सोशल वर्कर भी आप कह सकते हैं, कि उनके सुख दुख का साथी हूँ मैं। और अगर आप मेरी लेखन यात्रा या मेरी नौकरी, तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि मेरा जो गांव यहाँ से 50 किलोमीटर है शिमला से, वो एक बहुत ही पिछड़ा गांव था। तो आप देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल से मैंने 8वीं करी और फिर मैट्रिक करी। जो मेरा 8वीं का स्कूल था उसके लिए जो रास्ता था वो 7-8 किलोमीटर का एक तरफा था, 16 किलोमीटर का रोज़ का सफ़र होता था। और फिर बहुत मुश्किल से जब एक बहुत दूर के स्कूल में 10वीं के लिए एडमिशन ली, हालांकि घर की स्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सहयोग से वो 14-15 किलोमीटर दूर था हाई स्कूल। तो वो आना जाना शुरू हुआ, तो 28-30 किलोमीटर का सफ़र रहता था वो मेरा, जब मैंने मैट्रिक करी है। मैट्रिक के बाद घर में ऐसा माहौल था कि हालांकि हमारे पास ज़मीन भी थी, लेकिन वहाँ सिंचाई के कोई साधन नहीं थे। और फिर उनका यही कहना था, मेरे पिताजी का, माँ का, जो संघर्ष करते रहते थे कि आप कोई काम करो, नौकरी, शहर मत जाओ। लेकिन मुझे यही लगता था कि बिना नौकरी के हमारा गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास कोई कैश क्रॉप नहीं थी। जैसे सेब के बागीचे होते हैं, कुछ हम लोअर हिमाचल के रहने वाले हैं, और सूखी धार उस गाँव को कहते थे, क्योंकि पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ ग्रामीण विकास सभा का गठन किया, कुछ लोगों को जोड़ा, और फिर राजनीति सफ़र इसलिए शुरू हुआ कि राजनीतिज्ञों से मिलना जुलना शुरू हुआ। क्योंकि 1988 में जब हमने एक पहल करी वहाँ विकास की उस गांव के लिए, तो यही था कि भाई यहाँ जब तक कोई बड़ा नेता नहीं आता, जब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आता या कोई नहीं आता, तो तब तक विकास नाम की चीज़ नहीं है। कोई नहीं, आप कितने लड़ो, कितने तड़फो, लेकिन कोई नहीं सुनेगा आपकी। तो हमने प्रयास किए, क्योंकि उस वक्त मैंने 1988 में फीचर लेखन में मेरा बहुत बड़ा नाम था। क्योंकि मुझे, मेरा कोई बैकग्राउंड तो नहीं था साहित्यिक, लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं टूरिज़्म में, दूसरी नौकरी थी मेरी, पहला मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में था, वहाँ लिपि का पद मैंने छोड़ा और फिर मैंने स्टेनोटाइपिस्ट नौकरी शुरू करी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में। और वहीं मुझे लिखने का शौक़ हुआ, वहीं से ही मैंने पढ़ाई भी शुरू करी साथ साथ। तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही था कि जितनी कठिनाइयाँ
मुझे स्कूल जाने में होती है, सड़क नहीं है, हम मरीजों को अस्पताल नहीं ले जा सकते, हमारी बच्चियां नहीं पढ़ सकती इतनी दूर, तो क्यों ना इस गांव के लिए कुछ किया जाए। तो हमने ग्रामीण विकास सभा के माध्यम से अपने एमएलए को संपर्क किया और चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे और 1988 में हम कामयाब हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राजा वीरभद्र सिंह, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो 5-6 टेन्योर में मुख्यमंत्री रहे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब हमने अनाउंस किया गांव में कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे, तो हमारा सबने मजाक उड़ाया। सब यही बोलते थे कि यहाँ कोई एक तहसील का चपरासी तो कभी आया नहीं इस गांव में, मुख्यमंत्री कैसे आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री घोड़े पे पैदल चल के आए। जिला सोलन और शिमला का दोनों एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ इकट्ठा हुआ। लोक उत्सव, वो बहुत बड़ा लोक उत्सव था। और जब उन्होंने वहाँ की व्यवस्था देखी, क्योंकि हमने कोई भी शहर की चीज़ वहाँ यूज़ नहीं करी, हमने गांव की चीज़ें सारी यूज़ करी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने एक कुर्सी नहीं थी मंच पे, हमने वो घास और बांस के सोफा बनाए और सारी कुटीर बना दी वहाँ पे ना। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई ऋषि मुनि रह रहे हो यहाँ पे ना। तो वो मुख्यमंत्री को बड़ा प्रभावित किया हो। और उस दिन हमें सड़क मिल गई, उस दिन हमें पानी की एक सतलुज नदी से स्कीम मिली, हाई स्कूल मिला, डिस्पेंसरी मिली, स्वास्थ्य उपकेंद्र मिला। तो इस तरह ये विकास यात्रा जो थी एक सोशल वर्कर की, वो थी। ये तो सोशल वर्किंग की एक विकास यात्रा थी। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी कहानी की यात्रा कब और किन परिस्थितियों में शुरू हुई। बिल्कुल, जब मैं शिमला आया तो पहले तो यहाँ के माहौल का पता नहीं था शिमला में कि दफ्तर का माहौल कैसे होता है। जब बाबुओं के बीच और अफसरों के बीच जब पाला पड़ा तो काफ़ी परेशानी भी हुई। तो इसलिए मैंने जैसे रेफरेंस दिया कि मैं मेरी ये 73 में मेरी शादी हो गई थी। जो मेरे मिसिस थे वो उन्होंने शॉर्ट हैंड और उसके कोर्स किए हुए थे, तो उनसे मैंने पहले शॉर्ट हैंड सीखा और वो मेरी गुरु बनी आते ही। और फिर मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लिपि का पद छोड़ के मैं पर्यटन निगम में आ गया एज ए स्टेनोटाइपिस्ट। तो जब मैंने वहाँ नौकरी शुरू करी तो वहाँ एक अफसर थे जो फीचर राइटर थे। उनको पता लगा कि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों जानता हूँ, तो वो मुझसे टाइप करवाया करते थे। तो आप देखेंगे कि दरअसल में 79 में मुझे मैंने एक शिमला पे फीचर लिखा जो एक स्थानीय अखबार में छपा। तो जब वो छपा तो मुझे ये लगा कि मैं तो रात रात कोई लेखक बन गया। हालांकि मेरे को साहित्य का कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ाई भी शुरू करी, एमए किया, जर्नलिज्म किया और फिर कोई कहानी के सब्जेक्ट लिए। हालांकि कोई बैकग्राउंड या कोई मेरा साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैंने फीचर लेखन शुरू किया। मंदिरों पे मैं बहुत काम किया, हिमाचल के जनजीवन पे लिखा। तो मुझे ऐसा अखबार देश का कोई नहीं था, ऐसी मैगजीन कोई नहीं थी। जैसे सरिता की आप बात कर रहे थे, अभी नोरमा की कर रहे थे, और इनफ्लाइट मैगजीन जो स्वागत, इंडिया और सब थे, वो सब में मेरे फीचर छपते थे। लेकिन फिर बाद में ये समझ आया कि नहीं, ये फीचर से कुछ नहीं होना है। हालांकि नाम तो थोड़ा मिल गया था, लेकिन फिर जो शोषण मैंने देखा दफ्तरों में, जो अंधविश्वास मैंने समाज में देखा, जो अपनी संस्कृति में जो दलितों वंचितों के साथ जो शोषण होता था, उसको मैं सर्विस में रहते हुए नहीं उठा सकता था। तो मुझे ये थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि कहानियों में बहुत अच्छे ढंग से ये चीजें उठाई जा सकती है। हाँ, सही बात है। हाँ, पहली कहानी आपकी कौन सी थी? लेकिन पहली कहानी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले मैं जैसे फीचर लिखता था वैसे ही मैंने कहानियां लिखनी शुरू करी, और वो पंजाब केसरी, वीर प्रताप और अमर उजाला वगैरह ने वो छापनी शुरू करी। लेकिन उनका वो साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं था उनका। लेकिन मेरे एक गुरुजी थे यहाँ, प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी, उन्होंने वो कहानियां देखी, उन्होंने इकट्ठी करी हो। और एक 1989 में मेरी एक पंजा किताब पहले आई। तो मैं मानता हूं कि पंजा जो कहानी थी वो दैनिक हिंदुस्तान में छपी थी वो कहानी, और वो ऐसा अंक था उस कहानी के साथ वो बंद हो गया था हिंदुस्तान भी। ये मेरी वो कहानी थी, तो उसको मैं मानता हूँ पंजा को कि किसी बड़ी पत्रिका में वो छपी वो आपकी पहली कहानी हाँ, थी। हाँ। फिर उसके बाद तो आपने उपन्यास का भी सफर शुरू। फिर मैं बताता हूँ कि मेरी कहानी की यात्रा नक्सल में कि मेरा पंजा, आकाशवेल और पीठ पर पाठ, 3 जो संग्रह आए, मतलब ये अननोटिस थे, क्योंकि इसमें कच्ची कहानियां थी। क्योंकि ज्ञान रंजन जी को मैंने भेजी थी पहल के लिए, तो उन्होंने बड़ी लंबी चिट्ठी आई, तो उन्होंने बोला नोट तुम्हारे पास बहुत कच्चा माल है, कहते यहाँ से तुम एक छलांग लगा सकते हो लेखन की। तो मैंने कंसंट्रेट किया फिर कहानियों पे। और फिर मेरा चौथा संग्रह आया, दारोश और अन्य कहानियां, है ना, जिसकी कहानियां
देश की हंस से लेके बड़ी पत्रिकाओं में छपी और उसी से ही मुझे नाम मेरा कथाकार के रूप में स्थापित हो गए। हाँ हाँ, जो दारोश और अन्य कहानियां थी। और उसके बाद जो उपन्यास आपका आया था क्या? उसके बाद हिडिंब उपन्यास मैंने लिखा। हाँ, वो काफी पॉपुलर भी हुआ। बहुत पॉपुलर हुआ, और एक ही उपन्यास है वो, और वो दुर्लभ चीजें हैं उस उपन्यास में। उसको मेरे ख्याल कोई सम्मान भी मिला है ना? नहीं, उसको नहीं मिला। वो तो मुझे जो दारोश, अन्य कहानियां और सब लेखन के लिए वो इंदु शर्मा कथा सम्मान मिला था लंदन में। तो उसके लिए कोई सम्मान नहीं मिला वो, हालांकि साहित्य अकेडमी रन में था वो। तो वो 2 किताबें जब गई तो अमरकांत जी को मिला था, वो मुझे नहीं था। लेकिन तहलका तो मचा ही दिया उसने। हाँ, वो तो चिट्ठियां थी मेरे पास, वो था। लेकिन मेरे बहुत आदरणीय थे अमरकांत जी, और मुझे ये ऐसे लगा कि मुझे ही मिला वो सम्मान। तो उसके बाद आप पाठकों का इतना प्यार मुझे मिला, आलोचकों का इतना प्यार मिला कि देखो, मैं नाम ले लेता हूँ फटाफट आपके लिए, कि दारोश के बाद मेरा हिडिम्ब आया, वो बहुत चर्चित रहा। उसके बाद मिट्टी के लोग कहानी संग्रह आया, वो बहुत चर्चित रहा। और फिर जीन काठी और अन्य कहानियाँ, जिसको पाखी सम्मान मिला था नामवर जी ने के हाथों से। और उसके बाद मेरा लिटन ब्लॉक गिर रहा है संग्रह आया। और 2 साल पहले कीले वाणी से आई है, और अब नदी रंग जैसी लड़की उपन्यास आ रहा है अब। और शायद बहुत कम लेखकों को ये सौभाग्य मिलता है कि उसकी सारी किताबें चर्चित हो, और मुझे ये पाठकों ने ये स्नेह दिया है। नहीं, आप स्नेह के योग्य हैं हरनोट जी, और बहुत ही मिलनसार हैं। और मैं अपने दर्शकों को ये बात बता दूं कि जब हम यहाँ पर आए थे हरनोट जी से मिलने के लिए उनके घर के अंदर, तो हमारा मन उनकी किताबों ने मोह लिया था। और मैं चाहूँगा कि आप उनकी किताबों से आप भी मिलें, और वो किताबें आपसे बातें करेंगी। और मैं उनके घर में जहाँ जहाँ किताब, घर तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ये तो अभी आप देख लेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो किताबें जगह जगह रखी हुई हैं, उनका कंप्यूटर रूम, उनके लिखने का तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको घुमाना चाहता हूँ, ताकि आपको लगे कि हम किसी शख्सियत से मिल रहे हैं और किसी कथाकार, उपन्यासकार से मिल रहे हैं। और ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको, जो अपने आप पता चल जाएगा। तो आइए हम हरनोट जी के घर के अंदर कितनी किताबें कहाँ रखी हैं, किस ढंग से रखी हैं, एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ बाहर का मस्त नज़ारा भी दिखाना चाहूंगा, जरा सी झलक के। उनके घर के आसपास जो बर्फ है उसने अपनी चांदी की तरह सफेद चादर फैला रखी है। उनके घर के आगे चीड़ के, चिनार जैसे पेड़ लगे हुए हैं, और उन पर भी बर्फ झूल रही है। और उस बर्फ का भी मैं आपको नज़ारा कराने जा रहा हूं। तो आइए हम रूबरू होते हैं हरनोट जी के रूमों से, उनके घर से, उनके कमरों से, उनकी व्यवस्था से। चलिए मैं आपको मिलवाता हूं। ये देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जब हम उनके घर के अंदर से देखते हैं, ये सब चीर चिनार के पेड़ हैं, इधर देवदार वगैरह के भी पेड़ हैं, और बहुत अच्छी लोकेशन है। चारों तरफ देख के आपका ये बहिंगम दृश्य, सुरमई वादियों में ये सफ़ेद रंगों की चादरें आप देखेंगे तो आपका मन ऑटोमेटिक मुग्ध हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका पूरा रूम है, जिसे हम ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। ये देखिए, किताबों को रखने का एक तरीका। ये देखिए, हर चीज से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। ये आपको मिले हैं सम्मान, पुरस्कार, ये आपकी लेखनी का ही एक हिस्सा है, जिन्होंने हरनोट जी के अंदर लिखने का और साहस बढ़ाया है और एक जोश बढ़ाया है। ये देखिए, ये आपका ड्राइंग रूम भी है, यहीं वो बेडरूम है, ये वो सॉरी डाइनिंग रूम है। ये देखिए, यहाँ पे भी बाहर का नज़ारा यहाँ से भी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये आपकी फुलवारी है। ये देखिए, यहाँ से देखिए, एक फिल्म आई थी कि यहाँ से शहर को देखिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप हरनोट जी के घर को देखिए। ये देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए, इंडोर प्लांट्स है सब। ये देखिए,
आप देखते रहेंगे, आपका मन नहीं भरेगा। ये किताबों का लाइब्रेरी नहीं, एक म्यूजियम है पूरा। ये देखिए, जहां भी देखेंगे किताबें ही किताबें नजर आएंगी आपको। ये सेतु में अभी विशेषांक निकला है हरनोट जी के ऊपर। ये है हेडिंग प्रतिनिधित्व कहानियां, और ये कभी कुंभ। और एक रूम और है जहां आपको बहुत सारी किताबें देखने को मिलेंगी। आइए, ये एक रूम और है आपका। ये देखिए किताबों का नजारा। इस कमरे में आते ही आपका मन किताबी हो जाएगा। ये, और ये है आपका कंप्यूटर रूम, जहां पर बैठकर आप अपनी कहानियां गढ़ते हैं। पहले हाथ से लिखा जाता था और अब डायरेक्ट कंपोजिंग हो जाती है कंप्यूटर पर। ये हरनोट जी का कंप्यूटर है जिस पे आप कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं और अपने मन की बात लिखते हैं। ये देखिए, ये आपका रेडियो। ये आपकी किताबें हैं जो आपने लिखे हैं, कहानी संग्रह। आपकी कहानियों के बहुत सारे अनुवाद हुए हैं, बहुत सारी भाषाओं में आपकी कहानियां स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। हाई स्कूल, इंटर, बीए, आप पर बहुत सारी पीएचडियां हुई हैं, बहुत सारे एमफिल हुए हैं, और अभी भी बहुत सारी पीएचडियां आपके ऊपर होना बाकी हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारे हरनोट जी से आपको मिलके? आप हमें जरूर बताइएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को, सबको बहुत अच्छा लगा होगा हरनोट जी से मिलके। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हरनोट जी से मुलाकात कर सकें इस वीडियो के बहाने। नमस्कार। नमस्कार।